ओके, हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। हम लोग पिछले लेक्चर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में आपको क्या बताया था हमने? स्टैटिक स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में, है ना, कि स्टैटिक स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर नंबर 1 कहाँ यूज होता है? जब आप लोकल और ग्लोबल दोनों वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं ना। तो अगर आपके प्रोग्राम में लोकल और ग्लोबल दोनों वेरिएबल सेम नाम से हो, तो फिर आप क्या करते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल को यूज करने से पहले स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दिया जाता है। तो इससे ये पता पड़ जाता है कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। ये पिछले लेक्चर जो अपलोड किया गया है उसमें आपको बताया गया है, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन आपको क्या बताया था हमने कि जो क्लास होता है उसके अंदर भी आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और आउटसाइड भी डिफाइन कर सकते हैं ना। तो किसी भी फंक्शन को अगर क्लास के आउटसाइड आपको डिफाइन करना है तो आपके पास एक ही उपाय है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। थर्ड वन जो है, ये दोनों एप्लीकेशन जो है जस्ट इसके पीछे वाले लेक्चर में मैंने अपलोड कर दिया है। और ये है आपका नेक्स्ट एप्लीकेशन कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का जो इस्तेमाल होता है वो कहाँ होता है? जब आप क्लास में किसी वेरिएबल को स्टैटिक बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको स्टैटिक वेरिएबल नहीं पता है तो आप हरी मत हो, परेशान मत हो। हम उसके लिए अलग से एक वीडियो शूट कर देंगे और वैसे तो मैंने सी प्रोग्रामिंग में इसको बताया भी है, ठीक है। तो अभी हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए आपका ये कोई क्लास बना हुआ है, ठीक है, नम नाम का क्लास हमने बनाया है। इस क्लास में आपका क्या है, एक वेरिएबल आपका इंटीजर जो है n1 वो स्टैटिक टाइप आपने लिया, ठीक है। और यहाँ देखिए चूंकि कुछ भी नहीं लिखा है आपने तो ये बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा, प्राइवेट मेंबर हो जाएगा इस क्लास का, ठीक है। क्लास का नाम हो गया नम और इसका बाय डिफॉल्ट ये क्या हो गया, n1 प्राइवेट मेंबर स्टैटिक टाइप, और ये पब्लिक लिखा हुआ है इसलिए n2 क्या हो गया, पब्लिक स्टैटिक टाइप, ठीक है। इसमें एक फंक्शन आप बना रहे हैं f1, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए गौर करने वाली बात क्या है, इस पर जरा गौर फरमाइएगा कि यहाँ n1 नाम है आपका, ये n1 क्या है, ये n1 क्लास का एक प्राइवेट मेंबर वेरिएबल है, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए ये फंक्शन में एज ए पैरामीटर रिसीव किया गया है, ये पैरामीटर है, ठीक है, n1। दिस n1 एंड दिस n1 बोथ हैव सेम नेम, लेकिन दोनों में अंतर है। ये क्या है, फंक्शन का आर्गुमेंट है, पैरामीटर का नाम है, और ये क्या है, क्लास का जो प्राइवेट मेंबर है उसका नाम है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब बात आप कर रहे हैं फंक्शन के अंदर, अब ये n1 जब आप लिखते हैं तो ये n1 क्या हो सकता है, ये फंक्शन का पैरामीटर भी हो सकता है और ये क्लास का भी मेंबर वेरिएबल होगा। तो अगर आपको क्लास का मेंबर वेरिएबल इस्तेमाल करना है, ध्यान से समझिए मेरी बात, तो आपको यहाँ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ता है, यही मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। आराम से देखते रहिए, परेशान नहीं होना है, समझना है प्रेम से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या समझे आप कि ये जो है ये सिंपल एक आर्गुमेंट है, फंक्शन में वैल्यू को वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। जब भी फंक्शन कॉल होगा तो उसमें जो पैरामीटर आप पास करेंगे दैट विल बी कॉपीड इनटू n1। तो अगर इस n1 को आपको प्रिंट करना है, यानी कि जो आर्गुमेंट वाला n1 है इसका वैल्यू अगर आपको प्रिंट करना है तो सिर्फ सी आउट में फंक्शन के अंदर क्या लिखेंगे, n1, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर आपको ये n1 क्लास के मेंबर वेरिएबल का n1 आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, पहले क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, जो कि इस केस में क्या लिखा है हमने, नम लिखा है। और फिर क्या देना पड़ेगा, ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो डबल डॉट करके 2 बार लिखा जाता है ना, कीबोर्ड पे आपका है, और तब आप लिखेंगे n1। तो ये जो n1 है ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्लास के मेंबर वेरिएबल के लिए। तो आप कहेंगे मैम क्लास का मेंबर वेरिएबल तो इससे पहले भी था, लेकिन वहां तो ऐसा कुछ नहीं लिखते थे हम लोग। तो नहीं लिखते थे, ये कहना आपका जायज है, पर वहां पर जो n1 था वो स्टैटिक नहीं था, देखिए यहाँ पर है ना। तो ये स्टैटिक कीवर्ड अगर मैं हटा दूंगी यहाँ से तो आप यहाँ डायरेक्ट क्या लिखेंगे, n1, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तभी लगाना है जब आप क्लास के किसी स्टैटिक वेरिएबल को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या याद रहा कि अगर क्लास के मेंबर फंक्शन में, गौर से देखिए, अगर क्लास का मेंबर फंक्शन ये स्टैटिक नहीं होता तो सिर्फ आप यहाँ क्या लिखते, n1 लिख देते है ना। लेकिन ये जो क्लास का मेंबर फंक्शन है, ये n1 जो है ये क्या है,
ये स्टैटिक मेंबर है इस क्लास का, तो इसका मेंबर फंक्शन भी अगर इस वेरिएबल को यूज कर रहा है तो ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से ही यूज करेगा। और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कैसे लिखा जाता है, पहले क्लास का नाम लिखा जाता है, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर उस क्लास का जो स्टैटिक मेंबर जैसे कि यहाँ N1 हमने यूज किया है उसको लिखा जाता है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया ये बात। अब देखिए यहाँ पर जब बात, अगर मान लीजिए आप कहेंगे अच्छा मैम एक बात बताइए, अगर इस N1 को हमको प्रिंट करना रहेगा तब हम कैसे प्रिंट करेंगे, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, सिंपली सी आउट लिखिएगा, जैसे इसमें लिखे हैं सी आउट है ना, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सी आउट लिखेंगे, आउट डायरेक्शन ऑपरेटर देंगे। और ये क्या है, ये N1 जो है इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल, है ना। ये लोकल वेरिएबल का जो वैल्यू N1 का है ना, N1 इज, ठीक है, N1 इज, ये तो डबल कोट में यहाँ से यहाँ तक लिखा हमने, तो एज इट इज प्रिंट करेगा, और फिर ये क्या लिखेंगे, N1 का नाम, सिंपली N1 में लिख दूंगी, है ना। तो ये जो N1 प्रिंट करेगा वो इस N1 को प्रिंट करेगा, और ये जो N1 प्रिंट करेगा वो इस N1 के वैल्यू को प्रिंट करेगा। समझ रहे हैं आप हमारी बात। और उसके बाद अब आप क्या करिएगा, इस फंक्शन को पहले क्लोज करिएगा और फिर किसको क्लोज कीजिएगा, सेमी कोलोन को। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। देखिए इसमें 3 स्टेप्स में बात आपको डिवाइड कर देती हूँ मैं। किसी क्लास के मेंबर को अगर स्टैटिक बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए घबराइए मत, स्टैटिक अगर नहीं पता है तो परेशान नहीं होना है, मैं उसको अलग से कर दूंगी एक और वीडियो इसमें, ठीक है। तो अभी आप मान के चलिए कि अगर आपका क्लास का मेंबर स्टैटिक बनाना है तो सिंपली कैसे बनाएंगे, स्टैटिक कीवर्ड लगा देंगे। स्टैटिक कीवर्ड कैसे लगाएंगे, ऑल लेटर इन स्मॉल, STATIC, ऑल लेटर इन स्मॉल। उसके बाद जो डेटा टाइप आपका वेरिएबल का होता है और फिर वेरिएबल का नाम एज इट इज आप डालिए सेमीकोलन। तो नंबर 1 स्टेप ये याद रहा आपको। दूसरा क्या याद रहा कि अगर स्टैटिक मेंबर को हमको फंक्शन में एक्सेस करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्लास का नाम विथ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, जैसे कि यहाँ क्लास का नाम नम है तो मैंने यहाँ नम लिखा, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन आफ्टर आपका जो स्टैटिक मेंबर है उसका नाम लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर N1, ठीक है। दूसरा स्टेप आपको याद रहा। तीसरी एक और बात आपको करनी पड़ेगी तब जाके ये प्रोग्राम कंपाइल होगा, और वो ये करना पड़ेगा कि अब जैसे अगर आपने इंटीजर N1 स्टैटिक आपने बनाया तो पहले आप उसका डेटा टाइप लिखिए, ठीक है। उसके बाद किसका नाम लिखिएगा, क्लास का नाम लिखेंगे, और तब आप क्या लिखेंगे, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और देन N1, राइट। और उसमें क्या लिखेंगे, आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप कोई वैल्यू असाइन ही नहीं किए हैं तो ये क्या प्रिंट करेगा, तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू तो आपको असाइन करने की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप क्लास में N1 का वैल्यू असाइन करेंगे तो ये वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा, क्योंकि आपने क्या असाइन किया है, N1 में 5 प्रिंट किया है। उसी तरीके से आप ये तो हो गया प्राइवेट N1 का। पब्लिक N1 भी अगर आपको करना है तो सेम प्रोसेस रहेगा। इसका डेटा टाइप देंगे, जैसे इंटीजर का N2 का डेटा टाइप इंटीजर है, और फिर आप क्या देंगे, क्लास का नाम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्लास का नाम क्या है आपका, नम लिखा है हमने, तो और उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और देन N2, और मे बी कि आप यहाँ 10 डाल दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये वैल्यू इनिशियलाइज हो गया। और तब आप क्या करेंगे, इंट मेन, ओके, इंट मेन, और तब आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो फंक्शन कॉल कैसे करेंगे। तो चलिए कैपिटल N में ऑब्जेक्ट का नाम मैं लिख देती हूँ, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, सपोज N1 आपने एक वेरिएबल लिया है, n स्मॉल n ले लीजिए जिसमें 15 डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट n आपने बनाया, तो फंक्शन कैसे कॉल कीजिएगा, अगर इस F1 को कॉल करना है तो यू नीड ऑब्जेक्ट ऑफ द दिस क्लास ना, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट n बनाया, तो अब आप क्या कहिएगा, तो आप कहिएगा कि मैम n लिख करके F1 लिख दीजिए, और इसमें अगर आप वैल्यू पास करना चाहती हैं n को, तो यहाँ स्मॉल n लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा कि आपके स्मॉल n को ये क्या करेगा, स्मॉल n में ये वैल्यू क्या लेके जाएगा 15, और ये किस में कॉपी हो जाएगा, N1 में। तो यहाँ पर जब वैल्यू आपका प्रिंट होगा तो ये क्या प्रिंट होगा, 15 प्रिंट होगा, और यहाँ जब वैल्यू प्रिंट होगा तो वो क्या प्रिंट होगा, ये जो आपने N1 डाला है यानी कि 5 स्टैटिक वाला प्रिंट होगा, है कि नहीं। अच्छा चलिए, अब इसमें अगर हम लोग सी आउट करेंगे किसको,
सी आउट जो है ये, चूंकि यहाँ पर आप चाहें, देखिए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इफ यू वांट तो आप क्या कर सकते हैं, विजिबल है नम डॉट N2 सेमी कोलोन, ये सब तो सिर्फ देखिए डेकोरेट करने के लिए आप लिखते हैं ना। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अगर ये पब्लिक स्टैटिक को प्रिंट करना है तो यहाँ कैसे लिखिएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा N2, तो यहाँ जो आउटपुट आएगा आपका क्या आएगा, N2 10 आएगा। देखिए आप परेशान मत होइए, अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत हुई है तो भी घबराना नहीं है, मैं फिर से सब स्टेप्स को अच्छे से फिर से अगेन क्लियर करती हूँ। 5 मिनट का समय दीजिए, आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा देखिए यहाँ पर अगर बात हम स्टैटिक की करें तो चलिए, बहुत देर से स्टैटिक स्टैटिक मैं रिपीट कर रही हूँ। तो क्लास में स्टैटिक अगर कोई मेंबर वेरिएबल बनाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, तो देखिए क्लास में आप 10 ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, 20 ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, 50 ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो आपको पता है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग मेमोरी लोकेट होता है और हर ऑब्जेक्ट के लिए जो डेटा मेंबर होगा वो अलग अलग वैल्यू का होगा। तो जब बात स्टैटिक की आप करते हैं तो इससे क्या पता पड़ता है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए डेटा मेंबर कॉमन होगा। ये देखिए मैं सोच रही थी अलग से, तो ये चलिए है ना, जैसे देखिए यहाँ N1 इज इक्वल टू 5 आपने डाला, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस नम नाम के क्लास का आपने 50 ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक, num1 num2 num3 num4 num5, तो इससे क्या पता चलता है कि हर एक 50 ऑब्जेक्ट में जो क्लास का मेंबर वेरिएबल N1 है उन सब का जो वैल्यू होगा वो कॉमन होगा और वो वैल्यू क्या होगा, 5 ही होगा। इट इज द ब्यूटी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल कि कॉमन वैल्यू अगर किसी क्लास का है, अगर डेटा मेंबर जिसका सबका वैल्यू एक ही होगा, तो आप क्या करेंगे कि उसको स्टैटिक बना देंगे। तो आपको फायदा क्या होगा, तो आपको फायदा ये हो जाएगा कि मेमोरी बचत भी हो जाएगा ना। जैसे अगर हमको पता है कि हमको सभी के लिए एक ही वैल्यू देना है तो सबके लिए अलग अलग मेमोरी लोकेट करने का जरूरत नहीं रहेगा, स्टैटिक इसलिए बनाया जाता है। लेकिन आप कहेंगे अच्छा मैम अगर सब डेटा मेंबर के लिए अलग अलग वैल्यू ही हमको चाहिए तब क्या करेंगे, तब आप स्टैटिक ना बनाएं। ठीक है, समझ में आ गई बात। स्टैटिक की जरूरत सी प्लस प्लस में क्या होता है, आपको क्लियर हुआ कि अगर क्लास के किसी मेंबर वेरिएबल को हम स्टैटिक बना देते हैं, इसका मतलब वो भले ही उस क्लास में 100 ऑब्जेक्ट हो, 500 ऑब्जेक्ट हो या 200 ऑब्जेक्ट हो या 2 ऑब्जेक्ट हो या 1 ऑब्जेक्ट हो, इससे मतलब नहीं हो। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो N1 मेंबर होगा, क्योंकि ये स्टैटिक है तो ये N1 मेंबर क्या करेगा, सबके लिए एक ही मेमोरी लोकेट करेगा और एक मेमोरी लोकेट करने के कारण क्या हो जाएगा, आपका एक ही वैल्यू कॉमन होगा। तो स्टैटिक मेंबर सिर्फ और सिर्फ आप तभी बना सकते हैं जब सभी क्लास के मेंबर ऑब्जेक्ट के लिए जो मेंबर है उसका वैल्यू जो है वो कॉमन होगा। क्लियर, तो इसको 3 स्टेप में बात को डिवाइड कर लीजिए। बनाइएगा कैसे, फर्स्ट वन, स्टैटिक डिक्लेरेशन क्लास के अंदर होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। दूसरा यूज क्या होगा कि जब जब स्टैटिक मेंबर को आप एक्सेस करेंगे तो आपको क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना पड़ेगा और वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए ये एक N1 नाम का स्टैटिक वेरिएबल है, ये N2, दोनों में अंतर क्या है, ये N1 जो है ये क्लास का प्राइवेट मेंबर है। इसका मतलब क्या समझे आप कि भाई ये जो फंक्शन F1 बनाए, दिस वन हैज ओनली पावर टू एक्सेस दिस N1, है कि नहीं। क्लास का ही मेंबर फंक्शन से प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करेगा, बाकी कोई नहीं कर सकता है ना। बाकी से मतलब क्या है, किसी दूसरे क्लास का फंक्शन नहीं यूज कर सकता, उसको कोई मेन फंक्शन इस N1 को नहीं एक्सेस करेगा। जैसे यहाँ आपने N2 लिखा है, क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर N2, तो यहाँ एरर नहीं देगा, बल्कि N2 का जो 10 वैल्यू आपने असाइन किया है वो प्रिंट कर देगा। लेकिन क्या अगर आप यहाँ N1 लिखेंगे तो ये पॉसिबल है, तो आप कहेंगे नहीं मैम सॉरी नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि N1 जो है ये प्राइवेट मेंबर है, स्टैटिक तो है और ये प्राइवेट भी है। तो प्राइवेट को तो आप, जो प्राइवेट का मतलब है वो थोड़ी ही कहीं चेंज होगा, नहीं होगा ना। तो फ्रॉम वेरी बिगनिंग क्लास मैंने लेक्चर 2 से ही मैं इस बात को हर प्रोग्राम में हर लेक्चर में रिपीट कर रही हूँ और हम समझते हैं आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं। तो 3 ही बात तो आपको याद रखना है
क्या याद रखना है कि भाई जब जब हमको स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करना है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या करना पड़ेगा आपको, क्लास का नाम लिखेंगे, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का सॉरी स्टैटिक मेंबर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फिर उसमें वैल्यू असाइन करेंगे जैसे, या फिर प्रिंट करेंगे, जो आपको करना है। अब यहाँ पर एक बात और है कि इस क्लास स्टैटिक मेंबर को इनिशियलाइज कैसे करेंगे, तो वो कहाँ करेंगे, तो ये देखिए क्लास के बाहर इनिशियलाइज होगा। क्लास का डेफिनेशन तो यही खत्म हो गया, सेमीकोलन दे के आपने क्लोज कर दिया है कि नहीं। क्लास का हमेशा क्या होता है, ये ओपन करली ब्रेसेस है, ये क्लोज करली ब्रेसेस है, दोनों दिया और आपने यहाँ सेमीकोलन दे के इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें दो मेंबर है स्टैटिक, तो दोनों को कैसे इनिशियलाइज करेंगे, पहले मेंबर का डेटा टाइप, जैसे यहाँ n1 का डेटा टाइप क्या है आपका, इंट है, तो आपने यहाँ इंट लिख दिया। इंट क्लास का नाम क्या हो गया, नम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर क्या लिख दिया आपने n1, और उसमें क्या डाल दिया 5। क्लियर। उसी प्रकार से अब n2 में डालना है, तो कैसे लिखिएगा, इंट और क्लास का नाम क्या हो गया आपका नम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और क्या लिखा आपने n2, उसमें क्या डाल दिया आपने 10। क्लियर है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, क्लास के दोनों मेंबर डाटा को इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, मेन बनाए। मेन बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप मेन नहीं बनाएंगे तो क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाइएगा, तो यहाँ देखिए नम क्लास का एक ऑब्जेक्ट आप क्या बनाए, एन, है कि नहीं। जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे ये फंक्शन कॉल हो नहीं सकेगा। तो हम मान लिया कि, और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम, यहाँ क्लास का नाम नम है तो नम लिखा, ऑब्जेक्ट कुछ भी एन नाम ले लिया। आप कोई भी वैलिड वेरिएबल नेम लिख सकते हैं, सेमीकोलन दे के स्टॉप किया। इंटीजर एन एक लोकल वेरिएबल बना लिया जिसको हम फंक्शन में पास करने वाले हैं, क्योंकि इस फंक्शन में एक पैरामीटर रिसीव हो रहा है। तो अब क्या किए, देखिए n डॉट f1 में n को पास किया, तो ये वैल्यू जो है आपका 15, ये किस में कॉपी हो गया, n1 में। तो जब ये लोकल n1 प्रिंट करिएगा तो ये 15 प्रिंट करेगा, और स्टैटिक का n1 प्रिंट करिएगा तो क्या प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा। इसलिए ऊपर वाले में 5 आउटपुट होगा, फिर इसमें 15। और जब मेन में कंट्रोल फंक्शन से बाहर जब मेन में आएगा, तो ये जो num n2 है जो कि पब्लिक मेंबर है इसका, तो उसका वैल्यू क्या आएगा 10, क्योंकि यहाँ आपने 10 इनिशियलाइज किया है, दिख रहा है ना आपको, है ना। तो अगर ये पब्लिक मेंबर एक्सेस करना है स्टैटिक का तो ये 10 आप प्रिंट कर देंगे, लेकिन यहाँ n1 नहीं लिख सकते आप क्योंकि वो प्राइवेट हो जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अगर कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत आपको महसूस होता है तो प्लीज एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा। जो कुछ भी आप समझते हैं लिखते हैं उसको एक बार कॉपी पर जरूर लिखिएगा, आपको पक्का हर एक बात क्लियर हो जाएगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है आपको लेक्चर आपने काफी एंजॉय किया होगा। अगर आपको वास्तविक तौर पे लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लेक्चर में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और फिर हम आपसे अगले लेक्चर में स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करके जो फंक्शन हमने बनाया उस पर एक दो एग्जांपल और लेकर के मैं एक वीडियो और शूट कर दूंगी, ताकि आपको और भी अच्छे से सब चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय, थैंक यू।